नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आइए खबरदार में सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। 19 दिन 13 राज्य 200 से ज्यादा मरीज। ये भारत में ओमिक्रॉन का डरावने वाला गणित है। हिंदुस्तानी इस समय शॉपिंग जश्न में डूबे हुए हैं। लोग पार्टी करना चाहते हैं, छुट्टियों पर घूमना जाना चाहते हैं, लेकिन सबके मन में ये खटका भी है कि जश्न के चक्कर में कहीं ओमिक्रॉन की चपेट में ना आ जाएं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी कहा है कि बाद में शोक मनाने से बेहतर है कि अभी जश्न मत मनाइए। हालांकि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इस पर WHO भी जबरदस्त कंफ्यूजन में है। रिसर्च पर रिसर्च, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जा रही हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की क्षमताओं और कमजोरियों का ज्ञान बहुत दूर है। वैसे आज हमें अमेरिका की एक केस स्टडी और अमेरिका को एक केस स्टडी के रूप में देखना होगा, क्योंकि वहां आने वाले कोरोना के नए मामलों में से 73% ओमिक्रॉन के हैं। यह आपके काम की खबर है। इसके अलावा आज पाकिस्तान के हिंदू समुदाय ने दुनिया के सामने अपनी आवाज उठाई और पाकिस्तान के धर्मांध कट्टरपंथियों के विरुद्ध आक्रोश भरे नारे लगाए। सोमवार को कराची में एक दुर्गा मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हथौड़े से हमला किया था। आज इसके विरुद्ध पाकिस्तान के सैकड़ों हिंदू सड़कों पर उतर आए, दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और मानवाधिकारों की रक्षा के नाटक के बीच पिछले 22 महीनों में हिंदू मंदिरों पर यह 9वां बड़ा हमला है। आज कराची की इस घटना की तह तक हम जाएंगे। कट्टरता की मार झेल रहे पाकिस्तान के हिंदुओं की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। वैसे आज भारत के लिए एक अच्छी खबर है। रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भारत को भेज दी है और इसे पंजाब सेक्टर में तैनात कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए हम इसकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह तो पक्का है कि पाकिस्तान और चीन को यह खबर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और भारत की S-400 वाली शक्ति को देखते हुए दोनों पड़ोसी अब ढंग से रहेंगे, कायदे में रहेंगे। और शुरू में ही आपको हम आइए एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। केंद्र सरकार ने आज पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे 20 यूट्यूब चैनल्स, 2 वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे ये चैनल्स और वेबसाइट कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश जैसे संवेदनशील मुद्दों पर फेक न्यूज पोस्ट कर रहे थे। इन चैनल्स के 35 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 55 करोड़ व्यूज हैं। इनमें से कुछ तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के एंकर्स भी चला रहे थे। आज का जश्न कल का शोक न बन जाए, यह चेतावनी दी है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस गैब्रियेसस ने। साफ नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि बाद में शोक मनाने से अच्छा होगा अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न न मनाया जाए। अगर आप भी ओमिक्रॉन के खतरे को हल्के में ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे देश भारत में ओमिक्रॉन के सिर्फ 200 केस ही तो हैं, तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के बारे में कभी हम ये नहीं सोचते थे कि वो इतना खतरनाक होगा, और डेल्टा वेरिएंट के बारे में कभी हम ये भी सोचते थे और वो कितना खतरनाक सिद्ध हुआ। ये किसी को बताने की, समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ओमिक्रॉन डेल्टा से कितना ज्यादा खतरनाक है, ये अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों से आप पूछ लीजिए, जहां ओमिक्रॉन अब फुल स्पीड में फैल रहा है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 4 दिसंबर को अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में ओमिक्रॉन केवल 0.7% के लिए जिम्मेदार था। यह आंकड़ा 11 दिसंबर को बढ़कर 12.6% हो गया और 18 दिसंबर को अमेरिका में आने वाले नए कोरोना केसेस से 73.2% ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक हफ्ते में ही अमेरिका में ओमिक्रॉन संक्रमण के केस 6 गुना बढ़ चुके हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन का पहला केस 1 दिसंबर को आया था और 20 दिनों में ही अमेरिका के 50 में से 48 राज्यों में ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है। न्यूयॉर्क में तो 90% नए मामलों के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है, जिसके कारण से अमेरिका में 6,50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस मिले। और अब सोमवार को अमेरिका के टेक्सास में नए वेरिएंट से पहले मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। यह पहली मौत अमेरिका में हुई है ओमिक्रॉन से। तो अमेरिका में ओमिक्रॉन के कहर के
बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस कहर से आपको डब्ल्यूएचओ की चेतावनी की गंभीरता समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको अब भी ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो कुछ और देशों के उदाहरण भी आइए हम आपको दे देते हैं जहां ओमिक्रॉन का जबरदस्त विस्फोट हो चुका है। ब्रिटेन में रविवार को कोरोना के 82,886 नए मामले आए। इनमें से 12,113 ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे, जिसके बाद ब्रिटेन अब क्रिसमस के बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की योजना बना रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए नीदरलैंड की सरकार ने तो नेशनल लॉकडाउन ही लगा दिया। अब 14 जनवरी 2022 तक नीदरलैंड लॉकडाउन में रहेगा। इस्राएल की सरकार ने भी ओमिक्रॉन के कारण 5वीं लहर आने की घोषणा कर दी और इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका, कनाडा, जर्मनी समेत 10 देशों से आने वाली फ्लाइट्स को अपने देश में बैन कर दिया, उतरने से साफ मना कर दिया। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भी ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट से बचाव के लिए सख्ती शुरू कर दी, जहां क्रिसमस से ठीक पहले भीड़ रोकने के लिए कई तरह के बैन लगा दिए गए। मतलब यह हुआ कि अब देश डब्ल्यूएचओ की उस सलाह पर अमल कर रहे हैं जो डब्ल्यूएचओ चीफ ने आने वाले त्योहारों में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर दी है। हमें भी इस पर अमल करना होगा। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean cancelling or delaying events, just as we have had to cancel the reception we planned to have with you today. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. बाद में शोक मनाने से बेहतर है कि अभी जश्न मत मनाइए। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ की वार्निंग से पहले ही कई देशों ने ओमिक्रॉन के खतरे को भांप लिया था, लेकिन हमारे देश में अभी भी ओमिक्रॉन को लेकर लोगों के मन में कोई डर नहीं है, जबकि ओमिक्रॉन की रफ्तार भारत में काफी तेज हो गई है। हमारे देश भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 200 को पार कर चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 200 में से 77 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमित 54 मरीज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54 केस मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन ओडिशा में भी पहुंच चुका है, जहां 2 मामले सामने आए और इस तरह से अब तक ओमिक्रॉन 13 राज्यों में हमारे देश में फैल चुका है। हमारे देश भारत में ओमिक्रॉन का संक्रमण पहला केस 3 दिसंबर को आया, जिसके बाद हर रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है। पूरी दुनिया की तरह डब्ल्यूएचओ की वार्निंग भारत पर भी लागू होती है, लेकिन हम भारत के लोग ओमिक्रॉन के खतरे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसकी एक रियलिटी रिपोर्ट आइए हम आपको दिखाते हैं। नया साल आने वाला है। हर कोई अपने दोस्तों और परिवारों के साथ छुट्टियां मनाना चाहता है, लेकिन खबरदार, आप जहां जाइएगा कोरोना का खतरा अपने आसपास ही पाइएगा। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. डब्ल्यूएचओ की चेतावनी को आप नजरअंदाज कर सकते हैं, वैसे ही जैसे पर्यटक स्थलों पर उमड़ी भीड़ कोरोना के खतरे को हंसी में उड़ाते हुए उमड़ रही है। हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की बहार है। 2 गज की दूरी को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बार बहुत अच्छा क्राउड है। टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। लगभग ओली के जितने होटल्स हैं वो तो सारे ही सोल्ड आउट हो चुके हैं क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन के लिए। टूरिस्ट काफ़ी आएंगे। 24-25 से लगभग जनवरी फर्स्ट वीक तक पैक ही है और अब आने वाले टाइम पे अच्छा टूरिस्ट आएगा। बर्फबारी अगर होती है तो टूरिस्टों की संख्या में जरूर इजाफा होगा। नया साल है, क्रिसमस है, जश्न में कौन नहीं डूबना चाहेगा, लेकिन कम से कम मन में थोड़ा तो कोरोना का डर रखिए। कुछ नहीं तो मास्क ही पहनिए,
लेकिन नहीं, लोगों को तो लग रहा है कि जैसे जो है बस यही एक पल है। एंजॉय करें या मास्क डालें? बोलो। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था इस चीज के बारे में। तो हम तो मास्क ऑलरेडी हमारी पॉकेट में भी है, हमने यहाँ पे आके एंजॉय करना था इसलिए हमने उतारा है। जरूरी इस टाइम पे तो हमें लग नहीं रहा जरूरी है, क्योंकि हर एक जना ऐसे ही घूम रहे हैं। तो सरकार के ढकोसले हैं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा है जी ये चीज। तो इधर तो हमको किसी के चेहरे पे दिखा नहीं, इसलिए हमने नहीं पहना ना। हम लोग लाए, सब लोग जेब में रख रखे। भारत में कोरोना भले ही अब तक गया नहीं है, लेकिन कोरोना का डर और दूसरी लहर के सबक सब कब के जा चुके हैं। बुरे अनुभवों को भूल जाना अच्छी बात है, लेकिन उनके सबक याद रखना जरूरी होता है। माना कि चलती का नाम गाड़ी होता है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलाते रहने के लिए भी जरूरी है कि कोरोना के नियम फॉलो किए जाएं। क्योंकि अभी कोरोना का भी रिस्क बढ़ रहा है और यहाँ पे क्राउड भी बढ़ने वाली है, तो जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना जरूरी है। तो मास्क पहनना सबके लिए जरूरी है। तो पुलिस इंश्योर करवाएगी कि हर आदमी जो है मास्क पहना हो और जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करे। तो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनका भी सख्ती से पालन किया जाएगा। हिल स्टेशन छोड़िए, देश की हर गली नुक्कड़ पर पार्टी का मुंह कोरोना के डर पर भारी पड़ रहा है। मुंबई में ही नजरें दौड़ा लीजिए, जहां क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले धारा 144 लागू है। लेकिन मजाल है किसी की जो लोगों को पार्टी करने से रोक पाए। वो अलग बात है कि कानून का डर कोरोना के डर से ज्यादा है। Definitely we are disappointed, we are sad, but then again it's a collective responsibility of everyone. We hope that next year will be better than this, but as of now we intend to follow everything very seriously. क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर मुंबई पुलिस की खासी पैनी नजर रहेगी। पहले ही हम आपको जानकारी दे चुके हैं, जब 144 लगी है इससे पहले ही मुंबई पुलिस ने कह दिया था कि तमाम मॉल्स में, एस्टैब्लिशमेंट्स में जो स्टाफर्स हैं और जो कस्टमर्स आए उन्हें फुली वैक्सीनेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ वही लोग यात्रा कर सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। मुंबई शहर में या राज्य में, चाहे आप रेल मार्ग से, रोड मार्ग से या एयरवे से आ रहे हैं, फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, 1 जनवरी तक लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। गुजरात में भी 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। जो अभी तक के केसेस आए हैं उसमें अधिकतर केसेस की ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। ऑन ए वेरी वेरी लिमिटेड बेसिस जो अभी तक का डेटा उसको एनालाइज किया, ऑन ए वेरी वेरी लिमिटेड बेसिस 1-2 केसेस ऐसे हैं जिनकी हम ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन वो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अभी भी हम लोग उनके जुड़े हुए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में जुड़े हुए हैं कि क्या कोई एक दूर का कॉन्टैक्ट तो नहीं था जो शायद वो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में और डिस्कशन में हमें नहीं बताए हैं। तो अभी तक अधिकतर केस देश में जो आए हैं या तो वो ट्रैवल हिस्ट्री है या ट्रैवल से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है। नया साल आने वाला है, लोग कह सकते हैं कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि नया साल तो अगले साल दोबारा आएगा, लेकिन जिंदगी न मिलेगी दोबारा। साल का अंत हो चला है और लोग मार्केट्स में बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन खौफ अभी भी ओमिक्रॉन का जारी है, क्योंकि 200 से ज्यादा मामले अब भारत में आ चुके हैं। दिल्ली ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे तो वो अपने लिए ही मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। अनूप के साथ मैं नई दिल्ली में मिलन शर्मा, आज तक। देख लिया आपने, अपने देश भारत के लोग ओमिक्रॉन के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं। वैसे ओमिक्रॉन को लेकर भारत में कई तरह के कंफ्यूजन भी है और इसीलिए शायद लोग ओमिक्रॉन के असर का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। वैसे कंफ्यूजन में तो WHO भी है, जिसने 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया था, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर WHO के बयानों में कंफ्यूजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। फिर चाहे वो ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर हो, बूस्टर डोज की जरूरत हो या फिर ओमिक्रॉन के फैलाव पर WHO की चेतावनियां। आज हमने ओमिक्रॉन पर WHO के वेरिएंट ऑफ कंफ्यूजन्स की एक लंबी लिस्ट आपके लिए तैयार की।
Today, we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला और 27 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद से WHO की तरफ से सिर्फ वेरिएंट ऑफ कंफ्यूजन ही सामने आ रहे हैं। WHO का पहला कंफ्यूजन बूस्टर डोज को लेकर है। दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में बूस्टर डोज दी जा रही है। फिर भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ओमिक्रॉन ने आफत मचा दी है। इसके बावजूद WHO बूस्टर डोज की सलाह दे रहा है, जबकि WHO के चीफ टेड्रोस बूस्टर डोज को अमीर देशों का स्कैम बता चुके थे। Every day, there are 6 times more boosters administered globally than primary doses in low-income countries. This is a scandal that must stop now. It's clear that, as we move forward, boosters could play an important role, especially for those at highest risk of severe disease and death. WHO का दूसरा कंफ्यूजन ओमिक्रॉन संक्रमण की स्पीड को लेकर है। इसे बताने के लिए तरह तरह की रिसर्च एक तरफ और आंखों देखी रिपोर्ट एक तरफ। ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल सकता है और फैल रहा है, इसके लिए किसी रिसर्च पेपर को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में नए कोरोना केस में हर 4 में से 3 केस ओमिक्रॉन के हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका में 6,50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस मिले हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 37,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े और माननीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस बात पर भी कंफ्यूजन है कि आखिर ओमिक्रॉन ने अब तक कितने देशों में एंट्री कर ली है। The reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. WHO का तीसरा कंफ्यूजन ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर है। तमाम स्टडीज में दावा किया जा चुका है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण में मौत का खतरा बेहद कम है। लेकिन ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इसको लेकर भी अब कोई शक नहीं है। अब तो ओमिक्रॉन के संक्रमण से मौतें भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से अब तक 12 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन से 75,000 मौतें होने की आशंका तक जताई गई है। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत दर्ज हुई है। ओमिक्रॉन के डर से ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत तक आ चुकी है। लेकिन WHO का कंफ्यूजन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेटेस्ट उदाहरण ही देख लीजिए। There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. And it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected or reinfected. We should be able to update in a couple of weeks, but it does take a little bit of time to collect the clinical effectiveness data. So we need to be a bit patient, and it would be very dangerous to jump to the conclusion that the vaccines are not working. कोरोना ने पूरी दुनिया को अभूतपूर्व संकट में डाला है, लेकिन इसने WHO की साख को भी बेहद नुकसान पहुंचाया है। फिर चाहे वो कोरोना की उत्पत्ति पर WHO के बदलते बयानों का इतिहास हो या अब ओमिक्रॉन को लेकर उसका कंफ्यूजन। आज तक ब्यूरो। कोरोना के 5 वेरिएंट्स को अब तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स माना गया, जिनमें पिछला डेल्टा वेरिएंट था जो भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार था, और अब ओमिक्रॉन है जो कई देशों में कोरोना की नई लहर का कारण बन चुका है। लेकिन अब भी इस पर WHO की रिसर्च चल रही है। हम आपको ये बता दें कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न से ऊपर भी एक और श्रेणी होती है जिसमें न डेल्टा को डाला गया और न ही अभी तक ओमिक्रॉन को डाला गया। ये एक श्रेणी है वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस, यानी गंभीर दुष्परिणामों वाला वेरिएंट। ऐसे श्रेणी में किसी वेरिएंट को तब डाला जाता है जब पुराने वेरिएंट के इस्तेमाल होने वाला इलाज नए वेरिएंट पे नाकाम सिद्ध हो जाए या उसका प्रभाव कम हो जाए, अगर किसी नए वेरिएंट को मौजूदा टेस्ट के तरीकों में पहचान पाना मुश्किल या नामुमकिन हो जाए, वैक्सीन लगवा चुके लोगों में बड़ी तेजी से नए वेरिएंट से संक्रमण फैलने लगे और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आने लगे। हालांकि अभी तक
ओमिक्रॉन को लेकर इस तरह की स्थिति नहीं आई, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर अब एक राय हो चुके हैं कि ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन का असर उतना नहीं हो रहा जितना पुराने वेरिएंट्स पर होता है, और यह गंभीर बात है। इसीलिए हम सबको ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक्स्ट्रा खबरदार रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार। जिस तरह 32 दांतों के बीच जुबान रहती है, ठीक उसी तरह कट्टरपंथी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं, जहां जब चाहे जहां चाहे उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस बार पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की खबर कराची से आई। कल कराची में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने एक हिंदू मंदिर पर हमला करके मूर्तियों को तोड़ डाला। इस घटना में नफरत की मात्रा का अंदाजा इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि इन मूर्तियों को तोड़ने के लिए भारी भारी हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना में कराची पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन दूसरा फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कराची की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों ने मांग की कि हिंदू समुदाय के लोगों को इंसाफ मिले, उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाए, क्योंकि आजादी के बाद से यहां लगातार कट्टरपंथी मंदिरों पर हमला करते रहे हैं। आज आपको यह सुनकर धक्का लगेगा कि वर्ष 1947 में पाकिस्तान में करीब 1300 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या सिर्फ 30 के आसपास है। कल हुए कराची के मंदिर पर हमले की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में कराची के शीतल दास कंपाउंड में बने एक मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, और उसके बाद दिसंबर 2020 में खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में भीड़ ने हिंदुओं के एक धार्मिक स्थल पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद अगस्त 2021 में पाकिस्तान के रहीम यार खान में एक मंदिर पर हमला किया गया था। पाकिस्तान में हिंदुओं के विरुद्ध कितने अत्याचार होते हैं, इसका एक उदाहरण आप कुछ आंकड़ों से समझिए। पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा के उनकी शादी करवाई जाती है। बंटवारे के समय पाकिस्तान की कुल आबादी में 15% हिंदू थे, जो 1998 में घटकर 1.6% सिर्फ रह गए हैं। जाहिर है पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार का एक लंबा इतिहास है, और इसमें सोमवार को ही कराची की घटना एक दुखद पन्ने के रूप में दर्ज हुई है। ये मारा है भैया मंदिर में। आप लोगों की रहनुमाई देते हुए आगे करार सजा उस मुजरिम को दी जाएगी। ये कराची में नारायणपुरा इलाके का दुर्गा मंदिर है, जहां इस भारी हथौड़े से हिंदुओं की आस्था पर हमला किया गया है। दिल में नफरत और दिमाग में कट्टरता के बोझ तले दबे इस युवक ने हथौड़े की चोट से मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया। ये नए पाकिस्तान का सपना देखने वाले इमरान खान के मुल्क की हकीकत है, जहां हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ बहुत सामान्य सी बात है। सोमवार की शाम को करीब 8 बजे मोहम्मद वलीद नाम का ये युवक अपने साथी के साथ मंदिर में हमले के इरादे से घुसा और हथौड़े के वार से मंदिर और देव प्रतिमाओं को नष्ट करने की कोशिश की। इस हरकत को देखकर मंदिर में मौजूद कुछ हिंदू लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक मंदिर में विध्वंस हो चुका था। इसके बाद लोगों ने मोहम्मद वलीद को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा साथी फरार हो गया। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस मंदिर पर पहुंच गई और ईश निंदा के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की खानापूर्ति करके मोहम्मद वलीद को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने कराची के ईदगाह थाने का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की पुलिस हमेशा की तरह मामले को रफा दफा करने की नीयत से काम कर रही है, क्योंकि 24 घंटे गुजर चुके हैं और मंदिर पर हमला करने वाला दूसरा आरोपी फरार है। जो कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ वो समझ लो हमारे साथ हुआ। पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां आपके इस दुख में, इस दर्द में बराबर की शरीक हैं। दूसरी बात, अभी हम थाने के अंदर बैठे हुए थे, तमाम आला अफसरान, हमारे नदीम भाई SHO समेत तमाम अफसरान ने इत्तेफाक राय से FIR दर्ज कर दी है, और जितनी दफाएं
ताज़ीराते पाकिस्तान के और उसके खिलाफ FIR हो गई है और कानूनी तौर पर इंतहाई सख्ती के साथ आप लोगों की रहनुमाई लेते हुए वाकई करार सजा उस मुजरिम को दी जाएगी। देखिए ये मारा है भैया मंदिर में। कराची पुलिस की लापरवाही इस बात से भी समझी जा सकती है कि जिस हथौड़े से मूर्तियों को तोड़ा गया उसे पुलिस ने मंदिर से बरामद ही नहीं किया। इस हथियार को हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने ले जाकर पुलिस को सौंपा। ये देखे ये मारा है भैया मंदिर में, ये मंदिर में मारा है और ये हम लोग पुलिस कस्टडी में दे रहे, ये हम लोग पुलिस कस्टडी में दे रहे और ये अंदर जाने से रोक रहे भैया। फुल प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस बंदे को। अपने हक की लड़ाई के लिए कराची की सड़कों पर हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठे हुए ताकि मंदिर पर हमले के दूसरे गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तानी सरकार के मुंह पर ताला लगा हुआ है। लोगों के गुस्से को शांत करने और कराची में धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी इस घटना के गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हर आदमी की हम प्रोटेक्शन करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये हमले 1947 से लेकर अब तक जारी है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की हालत पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की सरकार और पुलिस हिंदुओं के लिए कितनी गंभीर है, ये सच एक बार फिर सबके सामने है। खैबर पख्तूनवा प्रांत के करक जिले के हिंदू मंदिर में कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ ने पिछले साल 31 दिसंबर को जो उत्पात मचाया था उसे स्थानीय लोग भूले नहीं हैं। इसके बाद इसी साल जुलाई में पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के शहर रहीम यार खान में उन्मादी भीड़ ने एक मंदिर में तोड़फोड़ की थी। ऐसी भयानक घटनाएं और इन पर होने वाली ढीली कार्रवाई ये बताती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को वहां की पुलिस और सरकार की मौन स्वीकृति है। कड़ी कार्रवाई के आश्वासन दिए जाते हैं, नाटकीय संवेदनशीलता के साथ बयान दिए जाते हैं, लेकिन अंत में कट्टरपंथियों को सत्ता की तरफ से भारी डिस्काउंट मिल जाता है। पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू गेटेड कम्युनिटी जो कि नारायणपुरा है, उसके अंदर घुसकर दो लोगों ने पवित्र मंदिर को तोड़ने का काम किया, मूर्ति को तोड़ने का काम किया, डिसेक्रेट किया, उसकी बेअदबी की। और जब इन लड़कों को पकड़ा गया, उनसे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, बोले ये पूजा के योग नहीं है। ये मानसिकता के साथ पाकिस्तान में कट्टरवाद जो है वो माइनॉरिटीज के ऊपर हमला कर रहा है। पाकिस्तान में पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, मानवाधिकार आयोग है, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मसले पर सब खामोश है। कहने को जुबान पर हमले की निंदा है, लेकिन दिल मंदिर तोड़ने वाले कट्टरपंथियों के लिए धड़कते हैं। पाकिस्तान के इसी दोहरे चरित्र का नकाब उतारने के लिए वहां की सड़कों पर हिंदू इकट्ठे हुए हैं। हालांकि हिंदुओं के इस आक्रोश से इमरान सरकार में कोई हलचल पैदा होगी, इसकी संभावना कम ही दिखती है। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर यह खुशी होगी कि भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सीमा की सुरक्षा में तैनात हो गया। इसकी तैनाती भारत के पंजाब सेक्टर में हुई। S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी मिसाइल के साथ कई हवाई हमले जैसे दुश्मन के फाइटर प्लेन्स और क्रूज मिसाइल्स को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे, जिनकी लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। इनकी तैनाती पंजाब सेक्टर में होने से भारत के दोनों खुराफाती पड़ोसियों को यह संदेश चला गया कि जरा संभल कर रहो। रूस
रूस में बना S-400 भारत की रक्षक की भूमिका में आ चुका है। दुश्मन की मिसाइल हो या विमान, पल भर में हर चुनौती को चूर चूर करने की काबिलियत रखने वाले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती बेहद रणनीतिक जगह पर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक S-400 की तैनाती पंजाब सेक्टर में ऐसी जगह पर हो रही है जहां से चीन हो या पाकिस्तान, दोनों के एयर स्पेस से आने वाले खतरे से निपटा जा सके। रूस से भारत को S-400 की 5 मिसाइल सिस्टम यानी कि रेजिमेंट मिलेंगी, जिन्हें देश के अलग अलग सरहद पर तैनात किया जाएगा, खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर। और ऐसे में भारत की सरहद दुश्मन के किसी भी हवाई हमले से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। खास बात यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम 40 किलोमीटर तक दुश्मन आसमान में दुश्मन के किसी भी हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, ड्रोन या किसी भी ऐसे घातक हथियार को आसानी से गिरा सकता है। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के किसी भी हमले को नाकामयाब करता है। भारत लंबे समय से रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने में लगा हुआ था और अब भारत को ये मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक S-400 के पार्ट्स हवाई और समुद्री दोनों रास्तों से आए। इसके पहले स्क्वाड्रन की डिलीवरी इसी साल के अंत तक होनी है। S-400 को पश्चिमी फ्रंट पर तैनात करने के बाद पूर्वी फ्रंट पर भी तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जितना एयर स्पेस है उसको हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान समझ रहा है कि वो पीछे अफगानिस्तान को भी पकड़ के अपने एरोप्लेन्स और एवैक सिस्टम को उस तरफ करे तो 600 किलोमीटर रेंज से भारत वहां तक भी पहुंच सकता है। और रही बात चीन की, चीन के पास भी S-400 वाला मिसाइल सिस्टम जरूर है, लेकिन क्योंकि चीन वहां पर MTCR का सिग्नेटरी नहीं है, उस हिसाब से, क्योंकि 4 तरीके के मिसाइल्स इसमें हैं, 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के 4 रेंज वाले मिसाइल आते हैं S-400 में। और चीन के पास रशिया बस 250 किलोमीटर तक का मैक्सिमम रेंज वाला दे सकता है। S-400 इतना शक्तिशाली है कि चंद सेकंड्स के भीतर ये चीन और पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर सकता है। S-400 की क्षमता को ऐसे समझिए कि अगर इसे राजस्थान बॉर्डर पर तैनात करते हैं तो इसकी मिसाइल करीब 1.5 मिनट में कराची एयरबेस से उड़ने वाले फाइटर प्लेन को उड़ा सकती है। अगर LAC पर चीन भारत पर हमला करने की सोचता है तो लेह बॉर्डर से S-400 की मिसाइलें चीन के काशगर एयरबेस को ध्वस्त कर सकती है। अभी S-400 ट्रिम्फ है, ये 600 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और 400 किलोमीटर से तक ये उसको उड़ा सकता है और 30 किलोमीटर के जो है हवा में इसको बर्बाद कर सकता है। इसका मतलब इसकी काबिलियत बहुत है और मल्टी टारगेट को भी ये एक प्रकार से एक्ट कर सकता है और ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इससे कोई बेटर आज आधुनिक सिस्टम नहीं है। और अगर आपको मैं माइंड ले जाऊं कि अभी चीन ने भी इसको S-400 ने लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में लगाने की सोची है। अगर हमारे पास जो पहली रेजिमेंट आएगी, अगर हम भारत लगाता है पाकिस्तान से, तो भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें बहुत इजाफा होगा। S-400 की सबसे खास बात यह है कि इसमें लगा मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम सबसे एडवांस रडारों से लैस है, जो 600 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती है, जो हमले को सटीक कर देता है। S-400 का निर्माण रूस ने आधुनिक युद्ध के हर पहलू को ध्यान में रखकर किया है। मोबाइल लॉन्चर पर फिट रहने वाला यह मिसाइल सिस्टम कहीं भी तैनात हो सकता है। पिछले साल आज तक की टीम रूस में उस फैक्ट्री में गई थी जहां इसका निर्माण होता है। Test facility of the location outside St. Petersburg where India's S-400 anti-air missile systems will be produced. This is the Northwest Production Center of the Almaz Ante, the concern that will be manufacturing the S-400 for India. Where I am right now, the first entry point that we've been brought to is the very important test center. S-400 सिस्टम के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा है टारगेट मैनेजमेंट रडार सिस्टम, जो दुश्मन की दूरी तय करता है।
इसके बाद आता है कमांड सेंटर, जो दुश्मन के हमले की दूरी तय करके मिसाइल लॉन्चर को हमले का निर्देश देता है। और तीसरा हिस्सा है मिसाइल लॉन्चर, जिसमें से मिसाइल अपने टारगेट पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। S-400 सिस्टम में एडवांस 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद 300 टारगेट का पता लगा सकता है। यानी दुश्मन कितने हमले करने वाला हो, इस मिसाइल सिस्टम को पहले से ही जानकारी मिल जाती है। इतना ही नहीं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली भीषण गर्मी हो या -70 डिग्री सेंटीग्रेड की कड़ाके की ठंड, ये हर मौसम में दुश्मन पर हमला कर सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।